हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओपीएस और एनपीएस बोलते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बहुत विशाल धरना हुआ जिसमें पचासों लाख की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने और किसी भी न्यूज़पेपर ने इसको महत्व देना उचित नहीं समझा, और ना तो इसके बारे में डिबेट हुई, और ना तो इसको एक तरीके से बिल्कुल इसको महत्वहीन कर दिया। जबकि इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, अपनी मांग प्रस्तुत कर रहे थे, और संवैधानिक रूप से उनको अधिकार है कि अपना मांग वो प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज बात करेंगे इसी मुद्दों के बारे में कि आखिर ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है। तो सबसे पहले ओपीएस के बारे में बात करते हैं। ओपीएस, जिसको हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, ऐसे कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पहले सरकारी जॉब में होते थे, तो जब वो रिटायर होते थे तो जो भी वो लास्ट सैलरी ड्रा करते थे उसके कुछ परसेंटेज में उनको पेंशन मिलती थी, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते थे। इसका रूल क्या होता था कि जो भी वो लास्ट बेसिक ड्रा करते थे उसका 50%, और जो भी डियरनेस रिलीफ होता था वो उसमें ऐड हो जाता था, और उसके बाद उसकी पेंशन क्रिएट हो जाती थी जो उसको मिलती रहती थी। उसके ना रहने के बाद वही जो पेंशन होती थी वो फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाती थी, और कुछ परसेंटेज उससे माइनस करके उसके स्पाउस को मिलने लगती थी, यानी उसकी पत्नी को। और इस तरीके से उनका जीवन यापन हो जाता था जब तक वो लोग जीवित रहते थे। फिर क्या हुआ 2003 के बाद, यानी 2004 के स्टार्टिंग में जो लोग भी सरकारी नौकरी में आए उन लोगों के लिए एक नई पेंशन की व्यवस्था की गई, जिसको गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम नाम दिया। अब इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सैलरी मिलती थी उसके जो भी पेंशन कंपोनेंट पार्ट होते थे, जैसे उसकी बेसिक सैलरी हो गई और उसका जो डीए हो गया, उसका जो भी 10% पार्ट होता था वो कर्मचारी अपना उसमें देता था, कंट्रीब्यूट करता था। और उसके बाद 10% जितना ही कर्मचारी का जा रहा था उतना ही अमाउंट जो भी उसका नियोक्ता होता था, एम्प्लॉयर होता था, वो प्रोवाइड करता था। इन दोनों का कॉर्पस जो होता था वो पीएफआरडीए के पास जमा कर दिया जाता था, किसी पर्टिकुलर फंड में लगा दिया जाता था। 2019 के बाद से इसमें एक चेंज हुआ। इसमें क्या चेंज हुआ कि जो भी नियोक्ता था वो 14% कंट्रीब्यूट करेगा, कर्मचारी अभी भी 10% कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से टोटल 24% जो होता था वो पीएफआरडीए की किसी स्कीम में लग जाता था। अगर कायदे से देखा जाए तो ये जो एनपीएस वाली जो ये स्कीम थी, इसमें जो भी फंड लग रहा है वो शेयर मार्केट में जाता था। डिफरेंट टाइप के फंड मैनेजर होते थे जो उसमें लगाते थे, और ग्रोथ फंड हो सकता था, या इसी टाइप के जो भी फंड होते थे उसमें फंड लगता था। अब हो क्या रहा है कि कुछ समय से कर्मचारी जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को ये एनपीएस नहीं चाहिए, हम लोगों को वापस वही ओपीएस दे दिया जाए। इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हमको एनपीएस नहीं चाहिए। अब थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम समझेंगे कि वास्तव में जब एनपीएस लागू की गई थी तो राज्यों को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहें तो वो ओपीएस ले सकते हैं या वो चाहे एनपीएस ले सकते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी राज्यों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस लेना स्टार्ट कर दिया। बैंक में एनपीएस का रूल आया 2010 से। 2010 के बाद जो लोग भी थे उनको एनपीएस में रखा गया। अब एनपीएस में प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको समझते हैं। वो लोग जिनकी नौकरी कम है, जिस जो कम टाइम स्पैन की नौकरी करते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। जब उनका कंट्रीब्यूशन कम होगा तो उसका कॉर्पस जो होगा वो भी जो जनरेट होगा बहुत कम होगा। अब एनपीएस का रूल ये है कि जो भी लास्ट कॉर्पस जनरेट होगा, जो भी एक्सआईआरआर जनरेट होगा, यानी जो भी उसमें इंटरेस्ट जनरेट होगा मार्केट में लगने के बाद, वो टोटल जो कॉर्पस होगा उसका 60% अमाउंट जो है वो कर्मचारी को एज ए लमसम अमाउंट मिल जाएगा एक बार में। और 40% का कंपल्शन रहेगा कि आपको एन्युटी परचेज करनी होगी, और उस एन्युटी के थ्रू जो पेंशन जनरेट होगी, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, वही एज ए पेंशन मिलेगी। अब क्या है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी एन्युटी होती है वो 5 से 6% सालाना का इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जैसे अगर 10 लाख टोटल अमाउंट जनरेट हुआ तो उसमें जो 6 लाख रुपए होगा वो तो आपको एक मुश्त रकम मिल जाएगी, और 4,000 रुपए की जो एन्युटी जनरेट करवानी पड़ेगी, उसमें जो पेंशन आएगी 4 लाख रुपए में, वो महीने की 2200-2300 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब आज की अगर इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाए तो क्या आप बताइए, क्या कोई भी जो 60 ईयर के ऊपर का पर्सन है, उसकी अगर वाइफ है, क्या वो 2,000 या 2,200 में गुजारा कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। उसकी मेडिसिन से नहीं आएंगे इतने में, और उसको प्रॉब्लम होगी, घर चलना तो दूर की बात है, खाना खाना तो दूर की बात है, वो अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं निकाल पाएगा। तो इसमें क्या इसी की वजह से बहुत सारे जो भी संगठन है, कर्मचारी संगठन है, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको वापस फिर से ओपीएस दे दिया जाए। अब ओपीएस के डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि एम्प्लॉय को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना होता है। जो भी होगा, जो लास्ट में वो सैलरी ड्रा करेगा, उसी के बेसिस पर उसकी एक पेंशन जनरेट हो जाएगी, और वो डीएल लिंक रहती है, यानी इन्फ्लेशन लिंक होगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी गवर्नमेंट उसमें डीआर क्रिएट करेगी, डियरनेस रिलीफ, और वो उसकी पेंशन बढ़ती रहेगी और इन्फ्लेशन से लिंक होकर के उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में एक बार जो आपकी पेंशन क्रिएट हो जाएगी एन्युटी के थ्रू, उतनी मिलेगी। अब सपोज ही आज अगर 2,000 रुपये मिल रहा है, सपोज करिए, आज से 10 साल बाद भी अगर 2,000 रुपये मिल रहा है, तो जब आज 2,000 की कोई वैल्यू नहीं है तो आगे आने वाले 10 साल बाद तो 2,000 में नमक भी नहीं आएगा, तो पर्सन मेडिसिन कहाँ से खरीदेगा?
अब एनपीएस जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले कंडीशन देखेंगे कि इंडिया की जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी कंडीशन क्या है। अभी कुछ समय पहले एक मर्सर पेंशन इंडेक्स करके एक इंडेक्स आया है, उसमें टोटल 44 कंट्रीज़ का अध्ययन किया गया है, जिसमें इंडिया की बहुत पैथेटिक कंडीशन है। इंडिया जो है 41st पोजीशन में है, यानी बॉटम में है। तो बॉटम में तो होगा ही, जब इस टाइप की स्थिति होगी तो बॉटम में तो होना ही है। अब क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने समझना चालू कर दिया है। पहले तो ये बताया गया कि एनपीएस बहुत अच्छा है और इस टाइप के झुंझुने दिए गए कि नहीं, इसमें लास्ट में इतना फंड जनरेट हो जाएगा, पर्सन के लिए बेनिफिट रहेगा, ये रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें की गई। लेकिन धीरे धीरे जब लोग रिटायर होना चालू हुए, जिनको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई एनपीएस के थ्रू, तब कंडीशन पता चली कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। इवन कंडीशन ऐसी कि जिसकी लास्ट सैलरी 60,000 या 70,000 रुपये है, उसको 1,500 रुपये 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। मेरे फादर को खुद ही 2200 रुपये पेंशन मिलती है, मैं दूसरे का क्या कहूँ। अब ये स्थितियाँ इसी की वजह से डिमांड की जा रही है कि हमको या तो ऑप्शन दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति एनपीएस चूज करना चाहता है तो एनपीएस चूज कर ले, या कोई पर्सन अगर ओपीएस चूज करना चाहता है तो ओपीएस चूज कर ले। लेकिन गवर्नमेंट कंपल्सन क्रिएट किए हुए है कि नहीं, आपको एनपीएस ही लेना है। अब आखिर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रही है एनपीएस के लिए, वो ओपीएस के लिए क्यों नहीं मान रही है। कुछ समय पहले आरबीआई ने एक डेटा निकाला, उसमें कहा गया कि अगर ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा तो स्टेट्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं वो और ज़्यादा कर्ज में आ जाएंगे, और धीरे धीरे उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, ये भी सही बात है, लेकिन इसकी कंडीशंस भी हमको देखनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर आप अपने सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो आखिर वो जिम्मेदारी किसकी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनके, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको कुछ मिलना चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 41 और 46 में इसके बारे में बताया गया है कि एल्डरली पीपल्स के लिए क्या क्या हो सकता है। हालांकि ये डीपीएसपी में है, लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं वो भी हमको ये बताते हैं कि क्या क्या आपको योजनाएं बनानी है या कैसे ऐसे नीतिगत निर्णय लेने हैं जो देश के विकास के लिए जरूरी हैं। प्रॉब्लम्स वास्तव में आ रही हैं। अगर किसी पर्सन को पूरी आपने जीवन पर्यंत उनसे काम लिया है, 60 साल बाद जब उनके शरीर में ताकत नहीं है, अगर उनको केवल और केवल 2,000 2,500 रुपये मिलेंगे तो उनकी मेडिसिन का खर्चा ही नहीं निकलेगा, वो खाना क्या खाएंगे। बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर इस टाइप की चीज़ें होंगी तो क्या सामाजिक असुरक्षा नहीं फैलेगी, क्या व्यक्ति गलत रास्ते में नहीं जाएगा, इस पर भी विचार करने योग्य बात है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, उन्होंने कहा हुआ है कि हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे जिससे एनपीएस और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस दिशा में आंध्रा गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम निकाली। उन्होंने कहा कि हम गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी पर्सन रिटायर होने वाला है उसकी जो अंतिम सैलरी होगी उसको गवर्नमेंट गारंटी देगी कि उसको 33% एटलीस्ट पेंशन मिलेगी। ये भी एक तरीके से सही है, लेकिन तब भी ये ओपीएस के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है जिस तरीके से ओपीएस गारंटी प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें तो ओपीएस के फेवर में थी। अब थोड़ा बहुत एनपीएस के फेवर में बात करते हैं। एनपीएस किन के लिए अच्छा है। एनपीएस में 99% चीज़ें हो सकता है ख़राब है, लेकिन कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव हम कंसीडर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। केवल कंसीडर ही करना है कि क्या अच्छा हो सकता है इसमें। तो एनपीएस में क्या होता है कि एक जो कॉर्पस होता है उसको इक्विटी में लगाया जाता है। जैसे 10% रुपये एम्प्लॉय का हो गया, 14% अमाउंट जो हो गया वो एम्प्लॉयर का हो गया। जो टोटल कॉर्पस जनरेट हुआ उसको पीएफआरडीए डिफरेंट टाइप के स्कीम्स में लगा देते हैं, फंड में लगा देता है। जो ये 24% का जो कॉर्पस होता है उसको पीएफआरडीए डिफरेंट टाइप के फंड में लगा देता है, जैसे ग्रोथ फंड हो गया, इस टाइप के फंड में लगा देता है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन में देखा जाए, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, तो ये जो कॉर्पस जनरेट होता है बहुत अच्छा हो जाएगा जनरेट। हालांकि अभी कोई उस टाइप की कंडीशन में आया नहीं है जिसने 35 ईयर तक एनपीएस को देखा हो, क्योंकि अभी ये लागू 2003 से हुई है। तो उसके बाद क्या होता है कि 60% अमाउंट उस पर्सन को एज ए मिल जाता है। तो अगर एक्स आई आर आर यानी जो इसका इंटरेस्ट है, अगर वो 10% एनपीएस प्रोवाइड कर देता है, कंडीशन मान के चलते हैं, तो वो ठीक ठाक अमाउंट हो जाएगा। लेकिन 10% प्रोवाइड करना इतने लॉन्ग टर्म में बहुत टफ बात है। दूसरा कंडीशन आते हैं। अगर कहीं ऐसा हो गया कि शेयर मार्केट क्रैश कर गया, तो शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा तो बहुत कुछ स्थिति ऐसी होगी कि विद इन 1 डे आपका जो भी कॉर्पस से उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें सुधार की जा सकती हैं उस पर बात करते हैं। मेरा मानना है कि एनपीएस अगर गवर्नमेंट देना ही चाहती है कि आपको एज ए कंपल्शन लेना ही लेना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार क्या क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। जैसे इसमें हो सकता है कि वो पर्सन जिनकी सर्विस 20 साल के ऊपर है उनको एनपीएस दिया जाए।
ठीक है, क्योंकि एक लंबा समय जनरेट हो जाएगा जिसमें उनके पास ठीक ठाक कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट को ये गारंटी लेनी चाहिए कि एटलीस्ट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें जनरेट होगा। अगर ऐसा वो जनरेट नहीं होता है किसी कंडीशन में, तो जो भी डिफरेंशियल इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होगा गवर्नमेंट वो बाद में प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में ये एम्प्लॉय को ऑप्शन देना चाहिए कि जब उसके पास जो टोटल फंड जनरेट हो गया है, उस टोटल फंड को वो 100% लेना चाहे तो वो 100% यूज कर सकता है, या वो 60% यूज करना चाहे तो वो यूज कर सकता है। उस पर ये कंपल्सन नहीं रखना चाहिए कि उसको 40% एन्युटी ही करनी है या एन्युटी परचेज करनी है। तो उसके पास जो भी 100% जो फंड होगा उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो वो यूज कर सकता है। जैसे उसको अगर कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लेकर के शॉप वगैरह ले सकता है और बिजनेस कर सकता है। तो उसके लिए चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंपल्सन नहीं होना चाहिए, उसके पास चॉइस रहनी चाहिए। एनपीएस में गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किए, जैसे कि आप कुछ समय आफ्टर 10 ईयर्स जो भी आपने अमाउंट उसमें डाला हुआ है उसको 25% निकाल सकते हो। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है या उस टाइप की कंडीशन नहीं है कि पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ने हालांकि कहा है कि वो एनपीएस स्कीम को थोड़ा बहुत मतलब अपने हिसाब से वो सही करने का प्रयास करेगी, जो इसकी खामियां हैं वो दूर की जाएंगी। एनपीएस में चाहे जितनी आप बेटरमेंट कर लें, शायद ही वो ओपीएस की बराबरी कर पाएगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है कि कोई ऑप्शन नहीं है और जो भी फाइनेंशियल जो बर्डन है वो कम करना है गवर्नमेंट को, तो उसको उस पर इस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉय को लॉस ना हो। अब अगर जब बात यहाँ पर होती है कि फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनके बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे वो कहते हैं कि हम 60 साल जॉब कर रहे हैं, हमको आप नई पेंशन दे रहे हो सकता है वो 2,000 2,500 महीने हो। और जो पर्सन एक दिन के लिए भी सांसद बनता है, एक दिन के लिए भी विधायक बनता है, उनको आप पेंशन दे रहे हो। इवन अगर वो एक कार्यकाल से ज़्यादा बनता है तो उसको दूसरी पेंशन जनरेट हो जाएगी। अगर कोई विधायक बनता है या बाद में फिर सांसद बनता है तो उसको दोनों पेंशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, ये ऐसा कर्मचारी संगठनों का मानना। वो कहते हैं कि अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो वो सभी लोगों को ले लेना चाहिए, केवल हमारे लिए क्यों है। बात भी पूरी तरीके से सही है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 1927 में जब साइमन कमीशन आया था तो उसका बहिष्कार किया गया था। उस बहिष्कार का जो बेस था वो ये था कि हमारे भविष्य के लिए आ, वो लोग क्यों बात कर सकते हैं जो लोग खुद अंग्रेज हैं, वो हमारे बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं, हमारे बारे में चीज़ें कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपको वास्तव में हमारे बारे में अच्छा सोचना है तो उसमें हमारे ही लोग होने चाहिए। सेम यही चीज़ आती है एनपीएस और ओपीएस के बारे में, कि हमारे लिए एनपीएस वो लोग लागू कर रहे हैं जो लोग खुद ओपीएस ले रहे हैं। तो कम से कम जो नीति बना रहे हैं वो लोग बनाए जो एनपीएस खुद लें। अगर वो ओपीएस लेकर के नीति बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ या जो भी सरकारी संगठन वाले हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी, उनके साथ गलत होगा। सरकार को अपना बर्डन भी कम करना चाहिए। अब वो बर्डन किस तरीके से कम कर सकती है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी से भी समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि आखिर जिम्मेदारी कर्मचारी भी तो आप ही के हैं। आप ही के लिए ही तो उन्होंने 60 साल तक अपना जो भी उनका पीक टाइम था, गोल्डन टाइम था, वो उन्होंने आपको दे दिया। अगर आप उनके रिटायरमेंट के बाद उनके बुढ़ापे में अगर सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हुआ कि जैसे हम लोग गाय को पाल लें और जब तक वो दूध दे रही हो तब तक आप उसको अपने पास रखिए, और जब वो दूध देना बंद कर दे तो उसको उसके हाल में छोड़ दीजिए, कसाई को बेच दीजिए। कि जो होगा देखा जाएगा, हमसे क्या मतलब है। हमारी जो जिम्मेदारी थी भाई, आप जब तक वो दूध दे रही थी तब तक हमने उसको चारा दिया, सारी चीज़ें दिया। अब नहीं भाई, दूध नहीं दे रही तो हम चारा नहीं देंगे। ये वाली स्थिति है। तो आशा है आप लोगों को काफ़ी कुछ ब्रीफ में समझ में आ गया होगा कि आखिर ओपीएस और एनपीएस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ओपीएस के क्या बेनिफिट्स हैं, एनपीएस के क्या बेनिफिट हैं, सरकार इस दिशा में क्या काम कर सकती है। एक मैंने जो सजेशन दिया कि अगर जिनकी 20 ईयर्स के ऊपर सर्विस है उनको आप एनपीएस दे दीजिए, साथ में ये गारंटी लीजिए कि 12% के ऊपर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे कम होगा तो डिफरेंशियल अमाउंट को सरकार वहन करेगी। इसके अलावा जो भी उनका फंड जनरेट होता है उसको कैसे यूज़ करना है ये आप कर्मचारियों पर डाल दीजिए। धन्यवाद।